हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परमाणु एटम से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं वो बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली परीक्षा में आता ही है। तो जो हमारी वीडियो है उसको पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जो वीडियो की जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो जो ये हमारा परमाणु होता है, इसकी जो नाभिक होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके जो बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किसमें स्थित होता है। तो जो परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन है। हमारा परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किसमें होता है। तो परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान होता है वह नाभिक में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 केल्विन। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग कितने गुना होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻⁻31। तो जो इनका जो डिफरेंट है वो होता है 1836 गुना होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है। तो जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द्रव्यमान संख्या किसके योग से बनती है। तो जो हमारे परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों के योग से बनती है। किससे बनती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों के योग से बनती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक जो बनते हैं हमारे उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं। तो जो हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं वो हैं प्रोटेनियम, ड्यूटेनियम और ट्रिटेनियम। अगला क्वेश्चन है संभार क्या होते हैं। तो संभार वे होते हैं जिनका द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन है बोहर का परमाणु मॉडल किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो जो हमारा बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए प्रयुक्त हुआ था। इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड ये किसने बताया था। तो ये किसने बताया था, ये बताया था हमारे बोहर ने। किसने बताया था, बोहर ने। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से क्या पता चलता है। तो रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पन्नी प्रयोग है उससे पता चलता है कि परमाणु में नाभिक का अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की खोज किसने की थी। तो जो हमारे न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सबसे निचली ऊर्जा अवस्था को क्या कहते हैं। तो जो सबसे निचली ऊर्जा अवस्था होती है उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अगला क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो क्या उत्सर्जित होता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं।
अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है। तो जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है वह फेम्टोमीटर में मापा जाता है। नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है। तो नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है बहुत छोटी दूरी का बल होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बाल्मर श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है। तो जो हमारी बाल्मर श्रृंखला होती है वो दृश्य क्षेत्र में होती है। लाइमन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है। तो जो हमारी लाइमन श्रृंखला होती है वह परावैंगनिक क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है पास चेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है। तो जो हमारी पास चेन श्रृंखला होती है वह अवरक्त क्षेत्र में होती है। किसी परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो परमाणु की जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का आयनीकरण ऊर्जा पास चेन श्रृंखला किस क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु का आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा होती है वो आयनीकरण ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का आयनीकरण ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नाभिक का द्रव्यमान हमेशा उसके संगठन कणों के द्रव्यमान से कम होता है। इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बंधन ऊर्जा क्या है। तो जो हमारी बंधन ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा होती है नाभिक को उसके घटकों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब कोई नाभिक है उसको अपने घटकों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे क्या कहते हैं बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय बंधन ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है। तो हम बंधन ऊर्जा को किस में नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ किस रूप में माना जाता है। तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो वृत्ताकार कक्ष के रूप में निश्चित ऊर्जा स्तर के रूप में तरंग दृश्य के रूप में मापा जाता है सभी के रूप में माना जाता है। इलेक्ट्रॉनों का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का तरंग सिद्धांत है वो डी ब्रोगली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है वो श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति संवेग को एक साथ मापने की सीमा से संबंधित है। किसकी सीमा से संबंधित है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ मापने की सीमा से संबंधित है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन के जो वितरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था आउफ-बाउ नियम से और पाउली अपवर्जन के सिद्धांत से और हंड के नियम से। तीनों ही नियम इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी परमाणु का के शेल अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है। तो जो परमाणु का जो के शेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है। कितने शेलों को 2 इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है। एल शेल अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है। तो जो एल शेल होता है वो 2 गुणा 2 की पावर 2 इजिकल टू कितने सेलों को धारण कर सकता है 8 सेलों को धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एम शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो एम शेल में होती है 2 गुणा 3 की पावर 2 तो कितनी होती है 18 होती है। कितनी होती है 18 होती है। नाभ के विखंडन न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है। तो नाभ के विखंडन में क्या होता है भारी नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है। अगला क्वेश्चन है नाभ के संलयन में क्या होता है। तो नाभ के संलयन में क्या होता है हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वह नाभ के संलयन से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो हमारा परमाणु बम होता है वो नाभ के विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभ के संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभ के विखंडन पर आधारित होता है और
हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए इसमें प्रयोग होता है ग्रेफाइट। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। तो आप सारे क्वेश्चंस को करते जाइए और क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते जाइए, तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। आप क्वेश्चंस में हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, और आपका अगर कोई अलग से क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो जो रेडियम की जो खोज है वो की थी मेरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय किस नियम का पालन करता है? तो जो हमारा रेडियोधर्मी क्षय है वह घातांक क्षय नियम का पालन करता है। रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु किसकी माप है? तो रेडियोधर्मी तत्व की जो अर्ध आयु है वो अर्ध संख्या परमाणु के क्षय होने के समय की माप है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 का विखंडन उत्पादन क्या है? तो यूरेनियम 235 का जो विखंडन उत्पादन है वो है बेरियम और क्रिप्टॉन। एल्फा कण क्या है? तो जो हमारा एल्फा कण है वो क्या है? हीलियम नाभिक है। अगला क्वेश्चन है, बीटा कण क्या है? तो जो बीटा कण है हमारा वो इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं? जो गामा किरणें होती हैं वो बिना आवेश के विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं। क्या होती है? बिना आवेश पर, उनका कोई आवेश नहीं होता है कि क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं। एल्फा कण का आवेश कितना होता है? तो एल्फा कण का आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्फा कण का द्रव्यमान लगभग U परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, और U होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो बीटा कण का जो आवेश होता है वो - इलेक्ट्रॉन होता है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? तो जो गामा किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी राशि स्थिर रहती है? क्षय स्थिरांक स्थिर रहता है। रेडियोधर्मी तत्व की सक्रियता किसमें मापी जाती है? तो जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनकी सक्रियता बैक्यूरेल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बैक्यूरेल का अर्थ क्या है? तो एक बैक्यूरेल बराबर किसके होता है? एक सेकंड में एक क्षय के बराबर होता है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी किसके बराबर होती है? तो रेडियोधर्मिता की जो इकाई होती है क्यूरी वह 3.7 × 10⁻10 क्षय प्रति सेकंड के होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभ की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभ की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण E = mc² से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई U के बराबर कितनी ऊर्जा होती है? तो वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मुख्य कमी क्या थी? रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसमें स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाना, उसने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा को क्या कहते हैं? तो बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा को कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है उसको निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोहर के सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है? तो बोहर का जो सिद्धांत होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाने पर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत किससे संबंधित है? जो प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्रकाश और ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन से संबंधित है। प्लैंक का समीकरण क्या है? प्लैंक का जो समीकरण है वो है E = hv। प्लैंक स्थिरांक का मान कितना होता है? तो प्लैंक स्थिरांक का मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब
आपतित प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से अधिक हो। सीमा आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश में क्या होगा? तो सीमा आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या होगा? तो अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाएगा तो प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज की थी रोंटगन ने। किसने की थी? रोंटगन ने। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस सीमा में होती है? तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10⁻12 मीटर से लेकर 10⁸8 मीटर तक होती है। एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? तो एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकार की होती हैं। एक्स किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? तो एक्स किरणों का जो उपयोग किया जाता है वो रोगों के निदान में, धातु की दरारें खोजने में और क्रिस्टल संरचना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किस ट्यूब का प्रयोग होता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए रोंटगन ट्यूब का उपयोग होता है। कैथोड किरणें किससे बनी होती है? जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो कैथोड किरणों की जो खोज है वो की थी थॉमसन ने की थी। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो पॉजिट्रॉन का आवेश होता है प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉनों का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉनों का आवेश 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज की थी पैउली ने। नाभ की चिकित्सा में किस विकिरण का प्रयोग अधिक होता है? तो नाभ की चिकित्सा के अंदर गामा किरणों का प्रयोग अधिक होता है। एमआरआई में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? तो एमआरआई के अंदर रेडियो तरंगों का उपयोग अधिक होता है। पीईटी स्कैन में कौन सा रेडियो आइसोटोप प्राय उपयोग में होता है? तो फ्लोरीन 18 इसमें प्रयोग में होता है। चिकित्सा में कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप उपयोग होता है? तो चिकित्सा के अंदर कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 16 उपयोग में होता है। थायराइड रोगों के उपचार में कौन सा आइसोटोप उपयोग में होता है? तो थायराइड के उपचार के लिए आयोडीन 131 उपयोग में होता है। कार्बन डेटिंग में किस आइसोटोप का प्रयोग होता है? तो कार्बन डेटिंग के अंदर कार्बन 14 का उपयोग होता है। कार्बन डेटिंग में किसका अनुमान लगाया जा सकता है? तो कार्बन डेटिंग के अंदर जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। गीगर मूलर काउंटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो जो गीगर मूलर काउंटर होता है वो विकिरणों के मापन में उपयोग में होता है। क्लाउड चैम्बर का उपयोग किसके अध्ययन में होता है? तो क्लाउड चैम्बर का उपयोग विकिरण कणों के पथ देखने में होता है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हमारी परमाणु घड़ी है वो क्वांटम संक्रमण आवृत्ति पर आधारित है। विश्व की सबसे सटीक घड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे सटीक घड़ी है वो है परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी में कौन सा तत्व अधिक प्रयोग होता है? परमाणु घड़ी के अंदर अधिक प्रयोग होता है सीजियम। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, लेजर में प्रकाश कैसा होता है? तो लेजर के अंदर जो प्रकाश होता है वो संगत होता है। लेजर का उपयोग किस में होता है? लेजर का उपयोग सीडी व डीवीडी पढ़ने में होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भौतिकी में सिक्रोट्रॉन क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, LHS लार्ज हाड्रॉन कॉलिडर का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम
उस टॉपिक का नाम लिखकर बताएं और वीडियो आपको कैसी लगी हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।